वी टॉक अबाउट द जनरल नॉलेज रिलेटेड टू राजस्थान। तो अभी RVUNL का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 4 तारीख को आपको ये एग्जाम है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा क्या है आपको आपके लिए अच्छा होगा। तो आज मैं 200 प्लस टॉप 200 प्लस क्वेश्चन के साथ क्या है ना मैं लेकर आया हूं, और इसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपको वीडियो फास्ट होगा और जितना ज़्यादा हो सके, मेरा उद्देश्य यही है, मेरा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो विदाउट टाइम को डिले किए हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आपको आंसर भी दिख रहा होगा, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसको राजपूताना के नाम से जानते थे। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड को कहा जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल एकदम एक नंबर, एकदम वन लाइनर फॉर्म में है। राजस्थान को की पश्चिम से पूर्व तक, देखिए पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितना है? तो याद रखिएगा 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर जो है वो पश्चिम से पूर्व तक की दूरी है। राजस्थान की आकृति किस समान है? तो याद रखिए विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह इसका क्या है, राजस्थान का आपको शेप है। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। भारतीय संविधान में राजस्थान को किस राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राजस्थान को राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब मिला? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप मिला। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये पहला स्थान है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान स्थित है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो जैसलमेर की जो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ क्या है ना ज्यादा ये लगती है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 10.41%, ये हमारा भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का पश्चिम में कटरा गांव से पूर्व में सिलाना गांव तक देशांतरीय विस्तार क्या है? अक्षांश और देशांतर जानते होंगे। तो देशांतरीय विस्तार कितना? तो 80 डिग्री, ये क्या है 80 डिग्री 47 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे कैंसर का बात कर रहा है, कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो याद रखिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा से जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिला से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपको गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले की सीमा से कर्क रेखा छूती हुई निकलती है? तो डूंगरपुर से ये हमारा छूते हुए निकलती है। कटरा गांव से सिलाना गांव के मध्य स्थानीय समय में अंतर 35 कितना होता है? तो 35 मिनट 8 सेकेंड का होता है। याद रखिए कटरा गांव से सिलाना गांव जो है इसके मध्य जो है स्थानीय समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकेंड का होता है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितना है? 826। याद रखिएगा 826 उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक 869 अभी हमने बताया। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? अगर बात करते हैं साउथेस्ट पॉइंट क्या है, तो दक्षिणी बिंदु क्या है? बांसवाड़ा, जहाँ पे एक हमारा है बौरकुंड जगह है जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका साउथेस्ट पॉइंट है। राजस्थान का उत्तर में कौना गांव से दक्षिण में बौरकुंड तक अक्षांशीय विस्तार क्या है? मतलब क्या वो नॉर्थ से साउथ आपको बोल रहा है। तो याद रखिएगा 70 डिग्री 9 मिनट जो है इसका आपको अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट जो है देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कटरा गांव, जो कि आपको क्या है जैसलमेर में क्या है पड़ता है कटरा गांव, जो कि इसका पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, जो कि राजखेड़ा धौलपुर में पड़ता है, सबसे क्या है आपको पूर्वी बिंदु है।
राजस्थान का अधिकांश भूपृष्ठीय संरचना किसका अवशेष है? तो याद रखें टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान का अधिकांश भूपृष्ठीय संरचना किसका अवशेष है? तो यह टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान का विस्तार कौन से अक्षांशों और देशांतरों पर है? तो याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे इसका हमारा विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो कौना गांव, ये श्री गंगानगर में है। ये आपको ऊपर सबसे क्या ना टॉप में आपको बोल रहा है श्री गंगानगर, जो कि कौना गांव है वो आपका उत्तरी बिंदु है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम सबके बारे में यहाँ पे बात कर लिए। बैराठ में किस सभ्यता का अवशेष मिले हैं? तो बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं, जिसका चंद्रगुप्त इसका फाउंडर था, चंद्रगुप्त मौर्य। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। किसकी बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी? तो मत्स्य राजा की राजधानी बैराठ थी। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी बैराठ की सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? विराटनगर में बीजक की पहाड़ी स्थित है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? बैराठ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये आपको चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों से युद्ध कब हुआ था? तो 806 से लेकर 708 ईसा पूर्व के बीच, 806 806 से लेकर 708 ईसा पूर्व के बीच गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध हुआ था। एक अभिलेख में नागभट्ट के एक सामंत शंकर गण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। यह किस अभिलेख में मिलता है? तो चाकसू अभिलेख में यह मिलता है। देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था। देवराज के बाद कौन सा राजा सिंहासन पर बैठा था? तो वत्सराज जो है वो देवराज के बाद बैठा था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेषण चिन्ह कहाँ पे उपस्थित है? ये गणेश्वर सभ्यता का अवशेष कातली में क्या है ना, इसका उपस्थित है। ये कातली एक रिवर है। कातली जो है वो रिवर है और इसी के कातली रिवर पे ही गणेश्वर सभ्यता का क्या है विकास हुआ। गणेश्वर सिविलाइजेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार क्या मूलतः भारतीय थे। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो मूलतः भारतीय थे। 730 से 760 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश के जिस राजा का था उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। ये बहुत ही प्रतापी राजा था गुर्जर का। गुर्जर प्रतिहार का बहुत ही प्रतापी राजा था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम, जिसका 730 से लेकर 760 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था महेंद्रपाल। महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था। लगभग 913 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठा था जिसका नाम था महिपाल प्रथम। मिहिर भोज जो थे उसका शासन किया था कब तक? 50 वर्षों तक मिहिर भोज का शासन यहाँ पे रहा है। लाल काल मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहट। याद रखिएगा, लाल काल मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आपको आहट। आहट सभ्यता स्थित है आयड नदी पर। याद रखिएगा, आयड नदी पर आहट की सभ्यता आपको विकसित हुई है। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नाम, ये याद रखिएगा, ताम्रवती नाम जो है वो आहर के सभ्यता को जानी जाती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्रि कवि जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी आबू पर्वत के अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबदाई के द्वारा लिखा गया है, एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया कि जो प्रतिहारों की उत्पत्ति जो हुई है वो माउंट आबू जो पर्वत है उसके अग्निकुंड से। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जगन्नाथ राय जो है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता हैं जिसका नाम है कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति।
विश्व का सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राज प्रशस्ति को विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति मानी जाती है। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तैलंग जो थे वो राज प्रशस्ति के रचयिता थे। राज प्रशस्ति को अन्य किस नाम से संज्ञा दी गई है? राज प्रशस्ति को अन्य किस नाम से संज्ञा दी गई है? तो राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य के नाम से इसको और जाना जाता है, राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य। राज प्रशस्ति कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण है? जो राज प्रशस्ति जो है वो कितने पाषाण मतलब पत्थर कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण है? तो 25 पाषाणों पे उत्कीर्ण है, 25 शिलाओं पे। किस प्रशस्ति में वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली है? वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली किस प्रशस्ति में है? तो याद रखिएगा नौलखा बावरी प्रशस्ति जो है उसमें वागड़ के चौहान के वंशावली है। जूनागढ़ जो है आपको एक तरीके से क्या है? जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर। जूनागढ़ रायसेन प्रशस्ति में बीकानेर के किस शासकों का वर्णन है? तो राव बीका से रायसेन तक का उसमें वर्णन है। राव बीका से रायसेन तक का जूनागढ़ रायसेन प्रशस्ति जो बीकानेर में है उसमें क्या है? वर्णन है। रायसी प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जैन मुनि जैता। रायसी प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जैन मुनि जैता। किस लेखक ने कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो याद रखिएगा आमेर लेख में। किस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो इसका आंसर है आमेर लेख में इसको कहा गया है। आमेर प्रशस्ति में निजाम शब्द उल्लेखित है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? प्रांतीय विभाग। याद रखिएगा कि आमेर प्रशस्ति में जो निजाम शब्द है उसका मतलब है प्रांतीय विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ किले पर ये आपको प्राप्त हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? महेश भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? महेश भट्ट इसका आंसर है। किस प्रशस्ति में कुंभा के विरुद्धों के वर्णन के साथ उनकी रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में वर्णन मिलता है। किस शिलालेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? कुंभलगढ़ में। किस शिलालेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका आंसर है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ शिलालेख जो है, कुंभलगढ़ जो शिलालेख है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था, कुंभलगढ़ जो शिलालेख में राणा हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख में। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों और विरोधों का वर्णन किया गया है? तो एक कीर्ति स्तंभ में इसको वर्णन किया गया है। किस अभिलेख में गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है? गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है। तो रनकपुर प्रशस्ति में आपको गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है। रनकपुर प्रशस्ति जो है का सूत्रधार कौन थे? इनका नाम है देपाक जो है इसका सूत्रधार थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अब हम क्या है ना कुछ राजस्थान के बारे में हम जानते हैं। राजस्थान के बारे में हम जानते हैं जो क्या है प्रेजेंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। तो देखिए राजस्थान के जो राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री क्या है? अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो इंद्रजीत महंती हैं। और याद रखिएगा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस है के वर्मा जो है वो राजस्थान के फर्स्ट चीफ जस्टिस है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजकीय मुख्य सचेतक के बारे में बात करें महेश जोशी हैं। राजकीय उप मुख्य सचेतक के बारे में बात करें तो महेंद्र चौधरी हैं। अगर हम वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत ही हैं। गृह मंत्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है ना अशोक गहलोत के पास ही है। मुख्य सचिव के बारे में बात करते हैं तो निरंजन कुमार आर्य हैं। ऊर्जा मंत्री के बारे में बात करते हैं बीडी कला हैं। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा है। चिकित्सा मंत्री यहाँ के डॉक्टर रघु शर्मा हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह।
डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो है वो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष का बात करते हैं तो डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन जो है वो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करते हैं तो प्रेम सिंह मेहरा जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर हम मुख्य चुनाव अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो प्रवीण गुप्ता जो है वो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। लोकायुक्त का बारे में बात करते हैं तो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जो है वो लोकायुक्त हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा 5th फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष जो है वो क्या है, प्रद्युमन सिन्हा है जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। महाधिवक्ता का बारे में बात करते हैं तो महेंद्र सिंह सिंघवी, महाधिवक्ता अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल तो ये महेंद्र सिंह सिंघवी। मुख्य सूचना आयुक्त अगर बात करते हैं डीबी गुप्ता। राज्य पुलिस महानिदेशक बात करते हैं मोहन लाल लाठर। जयपुर कमिश्नर के बारे में बात करते हैं आनंद श्रीवास्तव। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया जो है वो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है, अपोजिट लीडर है। विधानसभा प्रतिपक्ष उप नेता के बारे में बात करते हैं तो राजेंद्र सिंह राठौर हैं। मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक अगर बात करते हैं एडवाइजर तो ये है अरविंद मायाराम और डॉक्टर गोविंद शर्मा। अब यहाँ पे कुछ मंडियां से भी सवाल आते हैं, जो भी राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उसमें कुछ मंडी से भी सवाल आते हैं। जैसे अखगंधा मंडी जो है वो कहाँ पे है, झालावाड़ में है, याद रखिएगा अखगंधा मंडी जो है वो झालावाड़ में है। टमाटर मंडी कहाँ है, वो आपको जयपुर जो कि आपको क्या है ना बस्सी में है। मिर्च मंडी क्या है, टोंक में है, मिर्च मंडी टोंक में। मटर अगर हम बात करते हैं मटर मंडी तो बसेड़ी जो कि जयपुर में है। टिंडा मंडी का बात करें तो शाहपुरा जो कि जयपुर में है। सोनामुखी मंडी का बात करते हैं सोजत जो कि पाली में है। आंवला मंडी के बारे में बात करते हैं जो कि चोमू जो कि हमारा जयपुर में है। अगर हम इसबगोल के बारे में बात करते हैं इसबगोल जिसको बोलते हैं घोड़ा जीरा, इसबगोल को बोलते हैं घोड़ा जीरा मंडी, ये है आपको भीनमाल जालौर में है। भीनमाल जालौर इंपॉर्टेंट है। इसबगोल की मंडी कहाँ है, भीनमाल जालौर में। मूंगफली का मंडी का बात करते हैं ये बीकानेर में है। धनिया मंडी, ये तो क्वेश्चन पूछा गया, धनिया मंडी जो है वो कहाँ है, रामगंज कोटा में है धनिया मंडी, रामगंज कोटा। फूल मंडी के बारे में बात करते हैं अजमेर में है। मेहंदी मंडी का बात करते हैं सोजत जो कि पाली में है। लहसुन मंडी के बारे में बात करते हैं तो छिपा बाड़ौद जो कि बारा में है, बारा में क्या है, लहसुन मंडी है। अगर जीरा मंडी के बारे में बात करते हैं तो मेड़ता सिटी नागौर, ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में है। सतरा मंडी के बारे में बात करते हैं भवानी मंडी झालावाड़ में है। उसके बाद है किन्नू और माल्टा मंडी के बारे में बात करते हैं गंगानगर में है। प्याज मंडी के बारे में बात करते हैं अलवर में है। अमरूद मंडी के बारे में बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में है अमरूद मंडी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको बता रहे हैं। राज्य का पहला गो अभयारण्य नापसर बीकानेर में स्थापित किया गया है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि राज्य का पहला गो अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा नापसर बीकानेर में इसको स्थापित किया गया है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे प्रस्तावित है, तो जोहड़बीर बीकानेर में इसको प्रस्तावित है। ये भी आपका जोहड़बीर बीकानेर में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र आपको बनाया गया है। राज्य का पहला गदर्भ अभयारण्य जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो यह है डुंडलोद झुंझुनू में क्या है इसको स्थापित किया गया है। राज्य का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, नाहरगढ़ जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। बड़ोपल हनुमानगढ़ में राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा। बड़ोपल हनुमानगढ़ जो है हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पे राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की जा रही है। पहली बर्ड सेंचुरी जो है वो केवलादेव जो कि आपको क्या है ना भरतपुर में स्थित है, और दूसरी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, बड़ोपल हनुमानगढ़ में अवस्थित की जा रही है। रेगिस्तानी वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू बिछवाल जो कि बीकानेर में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा रेगिस्तानी वन्य प्रजातियां जो भी हैं उनको एक स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू बिछवाल कहाँ बनाया जा रहा है, बीकानेर में बनाया जा रहा है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध साबेला जलाशय कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध साबेला जलाशय जो है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में स्थित है।
राज्य में देश का पहला मोर अभयारण्य कहाँ पे प्रस्तावित है? तो झुंझुनू में जो है वो राज्य में देश का पहला मोर अभयारण्य जो है यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य अगर बात करें तो बड़ी तालाब उदयपुर में। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर भी बोलते हैं। तो राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य कहाँ है? बड़ी तालाब उदयपुर में है। अगर हम बात करते हैं जोधपुर में, तो जोधपुर में देखिए कौन कौन सा क्या है, यहाँ पे नदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो रिवर जो है वो आपको कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रिवर है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। तो देखिए जोधपुर में कौन कौन, लूनी नदी है, माठरी है और जोजरी है। कोटा का बात करते हैं तो चंबल नदी है, यहाँ पे काली सिंध नदी है, पार्वती है, आऊ निवाज है, परवन है। नागौर का बात करते हैं तो नागौर में लूनी नदी इंपॉर्टेंट है। नागौर में कौन सा नदी है? लूनी नदी। पाली का बात करते हैं तो लिलड़ी, बाड़ी, सुकड़ी, जवाई, ये सब पाली नदी है, पाली पे है। सवाई माधोपुर के बारे में बात करते हैं तो चंबल है, बनास है, मोरेल है, इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर में कौन कौन सा है? चंबल, बनास, मोरेल। अगर सीकर का बात करते हैं तो काटली, मंथा, पावटा और कामंठ। सिरोही का बारे में बात करते हैं तो ये हमारा बनास है, सुकड़ी है, पोसलिया है, खाती है, किसनवाती है, झूला है, सुरवटा है। यही पूछा गया सुरवटा कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट पे, ये आपको विच ऑफ द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन था। सुरवटा जो है वो आपको सिरोही से पास करती है। अगर हम टोंक के बारे में बात करते हैं, बनास, मासी और बांडी, ये हमारा टोंक डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। उदयपुर बात करते हैं तो बनास है, बेड़च है, बाकल है, सोम है, जाखम है, साबरमती है। सोम है, जाखम है, साबरमती है। यहाँ चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं तो बनास है, बेड़च है, बामनी है, बागली है, बागन है, औरई है, गंभीरी है, सिवान है, जाखम है, माही है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नदी है माही। चूरू का बात करते हैं तो चूरू में कोई सा भी नदी नहीं है। धौलपुर में कौन सा है? चंबल, सिर्फ एक ही। डूंगरपुर में अगर हम बात करते हैं, डूंगरपुर में बात करते हैं सोम है, माही है, सोनी है। श्री गंगानगर का बात करते हैं तो यहाँ पे घाघर नदी है, घाघर नदी जो कि सरस्वती नदी का अवशेष माना गया है। यहाँ बात करते हैं जयपुर में तो बाणगंगा है, बाणगंगा जो कि क्या अर्जुन के बाण से निकली थी। जयपुर में बाणगंगा, जिसको बांडी बोलते हैं, डूंड बोलते हैं, मोरेल बोलते हैं, साबी, सोटा, डाई, सखा, मासी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में इतने नदियां हैं। जैसलमेर के बारे में बात करते हैं तो काकने है, घांघन है, लाठी है, धौवा है, घोगड़ी है। यहाँ पे जालौर का बात करते हैं तो लूनी है, बांडी है, जवाई है, सुकड़ी है। झालावाड़ का बारे में बात करते हैं तो काली सिंध है, पार्वती है, छोटी कोकिला सिंध, काली सिंध है, निवाज है। झुंझुनू का बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? काटली है। अजमेर के बारे में हम बात करते हैं तो साबरमती है, सरस्वती है, खारी है, डाई है, बनास है। अलवर के बारे में बात करते हैं, साबी है, रूपा ढेल है, काली है, गौरी है, सोटा है। बांसवाड़ा के बात करते हैं माही, अनास, चैनी। बाड़मेर में लूनी, सुकड़ी। भरतपुर में चंबल, बराह, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती। ये हमारा भीलवाड़ा में बनास, कोठारी, बेड़च, मैनाली, मानसी, खारी। बीकानेर का बात करते हैं तो कोई नदी यहाँ बीकानेर में नहीं है। बूंदी का बात करते हैं, ये हमारा क्या है? बूंदी का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? कुराल। हाँ, एक चीज हम आपको और बता देते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि नदियों का लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है ना, क्रम समझाने के लिए, मतलब उसको अरेंज करने के लिए बोलता है। तो याद रखिएगा बलूच, माही, ये फार्मूला याद रखिएगा। बलूच मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? बनास नदी, ये हमारा क्या? बनास रिवर, ये हमारा लूनी रिवर। उसके बाद क्या होगा? ये हमारा चंबल रिवर। ये हम बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदियों में सबसे लंबा बनास नदी, उसके बाद लूनी, उसके बाद चंबल और उसके बाद क्या है? माही नदी। याद रखिएगा 1 2 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ी लेंथ की नदी क्या है? चंबल नदी है। लेकिन अगर राजस्थान में बात करें तो बनास नदी है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं। तो ऊंट के बारे में बात करते हैं, जो कैमल है, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। तो कैमल के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम ऊंट जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने लेकर आया था, इसलिए भारत में ऊंट लाने का श्रेय जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाबू जी के बारे में बात करते हैं।
राजस्थान में ऊँट जो है सर्वप्रथम ऊँट जो है पाबूजी लेकर आए थे, इसलिए राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है, इसलिए पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। अगर 30 जून 2014 का बारे में बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा बीकानेर जिले में की गई थी। तो कब इसको दिया गया था दर्जा? 30 जून 2014 को स्टेट एनिमल के फॉर्म में इसको दर्जा दिया गया था। रवारी जाति या राइका जाति के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवारी जाति जानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ऊँट जो है वो रेवारी जाति ज़्यादा पालती है। यहाँ पे हम बात करते हैं सारनेश्वर महामंदिर के बारे में बात करते हैं। तो सारनेश्वर जो महामंदिर है वो कहाँ पे? सिरोही राजस्थान में है। इस मंदिर में क्या होता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन रेवारी जाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। उस्ता कला का बारे में बात करते हैं। राजस्थान में ऊँट की खाल के ऊपर की जाने वाली मीनाकारी को उस्ता कला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसके खाल के ऊपर जो मीनाकारी जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। उस्ता कला के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले का हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार प्रसिद्ध है। हिसामुद्दीन जो है वो आपको बीकानेर जिले का वो उस्ता का परिवार उस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम गगा रिसाला के बारे में बात करते हैं, क्या है गगा रिसाला? बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने एक ऊँट सेना तैयार की थी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जानते हैं। गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। इसको गंगा सिंह ने ऊँट सेना तैयार की थी। अगर हम बात करते हैं आगे उर्मुल डेयरी के बारे में बात करते हैं तो ये बीकानेर में स्थित है, एक जो कि राजस्थान में है। यह भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। तो याद रखिएगा उर्मुल जो डेयरी है, उर्मुल डेयरी वो ऊँटनी के दूध से दूध की एक डेयरी है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि विटामिन जो सी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊँटनी के दूध में यहाँ पे पाया जाता है। गोरबंद के बारे में बात करें तो ये राजस्थान का एक ऊँट का श्रृंगार गीत है। एक गोरबंद जो है और ऊँट का श्रृंगार गीत है। गिरबान के बारे में बात करते हैं तो यह ऊँट के नाक से डाले जाने वाला एक आभूषण है। गिरबान मुख्यतः लकड़ी का बना होता है। ऊँट अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं तो ये जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। याद रखिएगा जोहड़बीर बीकानेर में ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो आपको सबसे लास्ट जो टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसका उपनाम क्या है? मरुगंगा तथा रेगिस्तान की जीवन रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। मरुगंगा बोलते हैं या रेगिस्तान की जीवन रेखा भी बोलते हैं। इसका प्रारंभिक नाम का बात करते हैं पहले तो इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के नाम पर इसका वर्तमान में नाम रख दिया गया। इस परियोजना के बारे में बात करते हैं तो इस परियोजना का प्रारंभिक प्रारूप जो है ना वो शार्दुल सिंह, इंपॉर्टेंट ये सब नाम है, शार्दुल सिंह ने तैयार किया था। लेकिन उसमें क्या है ना मुख्य जो अभियंता जो थे वो सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन इसके मुख्य अभियंता थे। इस परियोजना को प्रारंभिक लागत कितना लगी थी? 64 करोड़ रुपये लगी थी। कंवर सेन जो है, कंवर सेन ने अपने प्रतिवेदन बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में प्रथम बार अपनी इन महत्वाकांक्षी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। ये आपको कंवर सेन का बहुत बड़ा योगदान है इंदिरा गांधी परियोजना में। 1953 के बारे में बात करते हैं। 1953 में केंद्रीय सिंचाई तथा नौवहन आयोग द्वारा परियोजना की प्रथम रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को, किसका? कब? 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत, जिसको गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या है ना इसको पारित किया था, इसके द्वारा किया गया था। 19 दिसंबर 1958 को क्या होता है? 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया तथा इसका प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन को बनाया गया था। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान जो आपको नहर बोर्ड जो है, राजस्थान कैनाल बोर्ड जो है, इसके जो अध्यक्ष जो है वो कंवर सेन को बनाया गया था। 11 अक्टूबर 1961 के बारे में बात करते हैं। 11 अक्टूबर 1961 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने रावतसर शाखा के नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित कर इस परियोजना को में जल प्रवाह को शुभारंभ किया था। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे।
जो कि क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। बात करते हैं कि इस परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु 1974 में सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका सोर्स कहाँ पे है, ब्यास तथा सतलज रिवर। कहाँ पे है, ब्यास तथा सतलज रिवर के संगम पर स्थित है, जो कि हरिके बैराज, जो कि फिरोजपुर पंजाब में है, हरिके बैराज वहां से होता है। इस नहर का कुल लंबाई बात करते हैं 649, 650 दोनों ले सकते हैं, 649 किलोमीटर है। हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से मोहनगढ़ तक, जो कि जैसलमेर थे, वहां तक इस नहर की टोटल लंबाई कितना है, 649 किलोमीटर। इसे कितना है, इसमें 204 किलोमीटर जो होता है वो राजस्थान फीडर की लंबाई है, जो हरिके बैराज से मसीतावली तक है। अभी 204 कैसे कैसे है डाइवर्ट, ये बताते हैं। देखिए, मसीतावली से मोहनगढ़ तक राजस्थान मुख्य नहर, जो आपको राजस्थान मेन कैनाल है, जो 445 किलोमीटर, याद रखिएगा राजस्थान में जो इसका मेन जो है लेंथ कितना, 445 किलोमीटर लंबी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु याद रखिएगा 0 पॉइंट गड़रा रोड बाड़मेर में पड़ता है। इसका जो अंतिम बिंदु है 0 पॉइंट गड़रा रोड बाड़मेर में पड़ता है। मोहनगढ़ जो है जैसलमेर में से बाबा रामदेवरा, याद रखिएगा मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर है, मोहनगढ़ से बाबा रामदेवरा एक उपशाखा निकाली गई है। यहाँ से क्या है, एक उपशाखा निकाली गई है। अगर राजस्थान फीडर के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान फीडर जो है उसको, जो उसमें कितना टोटल लेंथ 204 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कितना है 34 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर और पंजाब में 151 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 204 किलोमीटर सब ऐड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा। तो लगभग दोस्तों 200 प्लस हमने क्या है ना क्वेश्चन किया, और जो भी इम्पोर्टेंट क्या है ना फैक्ट थे वो सब क्या है ना हम आपको क्या है ना बताने का कोशिश किए। अगर वीडियो देखिए, अगर ज़्यादा आपको अच्छा लगे तो फिर हम एक और वीडियो आपको टॉप 200 क्वेश्चन का और क्या है ना लेकर आएंगे। लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा